हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले समझते हैं ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है ये बना कैसे, कहाँ से आया है, कैसे कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या है? तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो है मिलकर के अगर एक नया बिजनेस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उसको हम लोग अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन में हमने देखा कि तीन तरह का अलग अलग जो है कोलैबोरेशन होता है। पहला तो है आपका अमलगमेशन, दूसरा होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन। तो अमलगमेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने दो तरह से देखा था, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, दो तरह का अमलगमेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में दो तरह का है, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा कंपनीज जो है वाइंडिंग अप नहीं करती है, कंपनी बंद नहीं होता है, कंपनी चलते रहती है, कंपनी का बिजनेस चलता रहता है, और कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कम कर लेती है या शेयर कैपिटल को फेरबदल करके चेंज कर लेती है। दो तरह का हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अकाउंटिंग देखा था, एक है ऑल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल और दूसरा हम लोगों ने देखा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो ऑल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल को, ऑल्टरनेशन मतलब चेंज कर लेना, फेरबदल कर देना, अदल बदल कर देना। और दूसरा होता है हम लोगों ने देखा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल के वॉल्यूम को, वैल्यू को कम कर देना और उसी रेशियो में प्रोपोर्शनेटली एसेट्स और कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएल का डेबिट बैलेंस हो तो उसको भी कम कर देना। तो दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि कंपनी का कोई वाइंडिंग अप नहीं होने वाला है, यानी कंपनी जो है, हाँ अगर बात करें तो वाइंडिंग अप तो होगा ही, यानी जो एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी में जा करके मिल जा रही है, या ये कहिए कि पहली जो कंपनी है उसका रंग रूप चेंज हो जा रहा है, दूसरी कंपनी बन जा रही है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अलग रंग ढंग हो जाता है दूसरे कंपनी का। आइए अब बात करते हैं, कुछ थ्योरी है कैसे कैसे ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है, क्या चीज़ है। आइए देखिए, व्हेन अ कंपनी सफरिंग लॉसेज, कहता है कि जब कोई कंपनी जो है लंबे समय तक जो है कई वर्षों से अगर बार बार जो फाइनेंशियल ईयर में जो है अगर ये लॉस कंटिन्यू करते रहता है, तो ऐसे केसेस में जो है ये अपने बिजनेस को जो है सेल कर देता है किसी दूसरे कंपनीज को, और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है, और ये जो पहले जो पुरानी कंपनी थी यानी ओल्ड कंपनी थी वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी अगर किसी कंपनी में हर साल लॉस 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 ही कंटिन्यू अगर होता जा रहा है, ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, एक नया कंपनी बनाती है, इस कंपनी को जो है उसको सेल कर दिया जाता है और दूसरी कंपनी का जो है वो स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, और लॉसेज वगैरह सबको राइट ऑफ कर दिया जाता है। आइए, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हेयर द वेंडर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। तो इसमें जो पहली कंपनी है जिसमें बार बार लॉस हर साल कंटिन्यू हो रहा था, उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है, उसका वाइंडिंग अप कर दिया जाता है, जिसको हम लोग वेंडर कंपनी कह सकते हैं। और न्यूली फॉर्म कंपनी है जो कि इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम लोग न्यू कंपनी कह सकते हैं। द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी यानी न्यू कंपनी बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी, यानी पुरानी कंपनी यानी ओल्ड कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जो है वो न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। पुरानी कंपनी का हो जाता है वाइंडिंग अप, बंद कर दिया जाता है, नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स है रिकंस्ट्रक्शन के, वो क्या है। आइए, क्यों करते हैं? टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉसेज इन फ्यूचर। कंपनी बार बार हर साल लॉस करते रहती है, तो फ्यूचर में अब लॉस ना हो, लॉस से बचने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। टू एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसके ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए। शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड चेंज इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस। कहता है कंपनी जो है ये अपने ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में चेंज करना चाहती है, वहाँ ले जाना चाहती है, और ये अपना रेसिडेंशियल स्टेटस भी चेंज करना चाहती है, इसलिए भी वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करती है। टू इंक्रीज इट्स वर्किंग कैपिटल, और कंपनी अगर अपना वर्किंग कैपिटल बनाना चाहती है, दो तरह का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल जिसमें कि आपके एसेट्स खरीदे जाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फिक्चर, फिटिंग्स वगैरह, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल जिसमें कि हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं प्रोडक्शन के काम के लिए, प्रोडक्शन का काम चलता है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस का जो है हमारे जो डेली यूज़ या वीकली यूज़ में जो खर्चे हम लोग पेमेंट करते हैं, उसके लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी को, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी इससे बढ़ता है, इसलिए भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन जो है एट अ ग्लांस
शॉर्ट में देखते हैं ये तीन चीज़ें कैसे हैं, इस तीनों में सिमिलरिटी क्या है और इस तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए शॉर्ट में देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, कहता है अमलगमेशन क्या है, कहता है टू और मोर देन टू कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ, कहता है लिक्विडेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, यानी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का लिक्विडेशन हो जाता है, वो कंपनी को बंद कर दिया जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, और नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो है उनको बंद कर दिया गया, उनको मिला करके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, ये अमलगमेशन में देखने को हम लोग को मिलता है। दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, देयर इज नो लिक्विडेशन, इसमें कोई लिक्विडेशन नहीं होता है, किसी कंपनी को बंद नहीं किया जाता जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, लेकिन नए का एंड नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, ना तो किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है ना ही किसी का लिक्विडेशन होता है, उस कंपनी वही रहती है, अपने जो शेयर कैपिटल को है वो ऑल्टरनेशन करके या रिडक्शन करके चेंज कर लेती है। आगे देखिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, देयर इज लिक्विडेशन ऑफ वन कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ वन कंपनी, तो एक कंपनी बंद होगी और दूसरी कंपनी का जो है फॉर्मेशन, उसका निर्माण होगा, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अकाउंटिंग प्रोसीड्योर में अगर देखा जाए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, तो एज वन एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर इट्स बिजनेस, accounting treatment is done in the books of liquidated company as a seller and in the books of a new company as a purchasee या purchaser। कहते हैं कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी एंट्रीज वगैरह रिकॉर्डिंग जो है ये नया, उसमें कुछ भी नहीं है, जो सेलिंग कंपनी है या वेंडर कंपनी है उसके यहाँ जो है वाइंडिंग अप वाला सारा हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कंपनी बंद होने जा रही है, एसेट्स लायबिलिटीज का लिक्विडेशन कर देंगे सबका, रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग ओपन करते हैं उस ढंग से काम करेंगे, और जो आपका परचेजिंग कंपनी है यानी जो अब एग्जिस्ट करेगी जो कंपनी, वो जो है एक तरह का न्यू कंपनी जैसा उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें वैसा एंट्री करेंगे। द सम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एज अ AS 14 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आर अप्लाइड इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज एज अडॉप्टेड इन द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। कहता है कि दोनों के खाते में जो है अमलगमेशन में जैसा एंट्री होता था वैसा ही एंट्री करेंगे। अमलगमेशन अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, और अमलगमेशन में हम लोगों ने देखा था एक तरफ है न्यू कंपनी, दूसरी तरफ है ओल्ड कंपनी, और दो तरह का अमलगमेशन था, एक तो था इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा था इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला जो अमलगमेशन है, तो उसके तहत जैसा हम लोग एंट्रीज वगैरह करते थे, अकाउंटिंग जो प्रोसीजर जो हम लोग अडॉप्ट करते थे, सारा कुछ रिकॉर्डिंग वैसा ही सेम करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार। दीज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, जो कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका है, पढ़ चुका है। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारा चीज आपका क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। आइए देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी, 31 मार्च 2014 को इसका बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल है 15,000 शेयर है, 10-10 रुपये वाला, तो 1,50,000 रुपये का शेयर कैपिटल है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसमें लॉस है, इसीलिए देखिए ये ब्रैकेट में है, ये आपका लॉस है। और फिर आपका ट्रेड पेबल्स है 54,000 का। एसेट साइड में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, गुडविल है एक एसेट्स देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री है, और फिर ट्रेड पेबल्स एक लाइबिलिटी ये आपका दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल है, सॉरी। आइए, द कमिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द ट्रेड पेबल्स रिसॉल्व्ड एज फॉलोज। कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं और जो ट्रेड पेबल्स हैं उनका सेटलमेंट कैसे हुआ है, देखिए, दैट द कंपनी बी टेकन इन टू वॉलंटरी लिक्विडेशन। कंपनी, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कंपनी ने अपना लिक्विडेशन कर दिया, कंपनी को बंद कर दिया गया। एंड न्यू कंपनी बी फॉर्म्ड विथ अ नॉर्मल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, 2 लाख रुपए का उसका शेयर कैपिटल होगा, 10-10 रुपये का एक शेयर होगा, एंड जो कि टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी यानी ए लिमिटेड कंपनी के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगा। किस प्राइस में, किस भाव में, देखिए, दैट द आइटम ऑफ गुडविल बी एलिमिनेटेड, यानी एलिमिनेट मतलब हटा दिया जाएगा गुडविल को, गुडविल वैल्यूलेस है, गुडविल को हटा दिया जाए, गुडविल का कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। मशीनरी जो है उसका वैल्यूएशन किया गया है 20% लेस, मशीनरी का 20% कम वैल्यूएशन किया गया है।
और बुक वैल्यू से एंड ऑफ द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी ने मशीनरी का वैल्यूएशन उसके बुक वैल्यू से 20% कम किया है, दैट 15,000 कहता है 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बी इशू टू द शेयर होल्डर्स इन द ओल्ड कंपनी एंड ₹7.50 यानी 7.5 रुपये वाला पर शेयर जो है पेडअप है। यानी पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को पेमेंट करेगी। कैसे करेगी पेमेंट? तो कहता है कि 15,000 शेयर 10-10 रुपये वाला इशू करके पेमेंट किया जाएगा, लेकिन एक जो 10 रुपये का जो शेयर है उसमें 7.5 रुपया पेडअप होगा, बाकी का 2.5 रुपया ड्यू रहेगा। हो सकता है वो बाद में पेमेंट हो। देखिए फिर आगे कहता है 4th पॉइंट, द शेयर होल्डर्स टू पे अप द बैलेंस ऑफ ₹2.50 2.5 रुपया जो है इन कैश। और आगे चल करके शेयर होल्डर्स ने 2.5 रुपये जो बचा हुआ था, जो अरियर था, वो भी उन लोगों ने पे कर दिया है। द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी टू बी सेटिस्फाइड बाय द पेमेंट टू देम हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। कहता है कंपनी का जो ट्रेड पेबल्स है जो आप देख रहे हैं 54,000 का है, 54,000 का जो है, उसका हाफ ऑफ द वैल्यू जो है यानी 27,000, 54,000 का हाफ 27,000 जो है वो कैश में पे कर दिया गया है, कैश में पे कर दिया। बाकी का जो हाफ है बाय इशू ऑफ द 5% डिवेंचर्स एज टू अदर हाफ। और बाकी का पहला जो 54,000 का आपका ट्रेड पेबल्स है उसका हाफ 27,000 जो है वो कैश में पेमेंट कर दिया गया है, न्यू कंपनी ने पे कर दिया है। और बाकी का जो 27,000 है उसको उन लोगों को जो है कंपनी ने 5% डिवेंचर इशू कर दिया है 27,000 रुपये का, तो फुल पेमेंट हो गया। आगे देखिए, सो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज, इन द बुक्स ऑफ द न्यू कंपनीज। और फिर है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। न्यू कंपनी का जो है आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाइए कहता है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग चलो जी, चलो तो सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के बुक में क्या एंट्री होता है जी बताओ? न्यू कंपनी का मतलब होता है अक्वायरिंग कंपनी, जिसने ओल्ड कंपनी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को जो है टेक ओवर कर लिया है। तो इसमें जनरली आपका ज़्यादा नहीं 4-5 एंट्री देखने को मिलता है। फर्स्ट एंट्री में हम लोग सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे, दूसरे एंट्रीज में लायबिलिटीज़ को हम लोग टेक ओवर कर लेंगे, तीसरे एंट्री में जो आपका परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी वाला जो अमाउंट है हम लोगों ने देखा वो अमाउंट पे किया जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी, हाँ इतना ही है जनरली हम लोग ऐसा ही एंट्री करते हैं। आइए, तो सबसे पहला तो हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स टेक ओवर करने का एंट्री। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर है प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री, प्लांट एंड इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। और फिर है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारे एसेट्स हैं 85। देखो जी, लैंड एंड बिल्डिंग को 85,000 में ले लिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 40,000 है, लेकिन 20% कम में लिया गया है। 20% हो जाएगा 4 दूनी 8, 8,000 रुपये कम कर देंगे, 32,000 में लिया गया है। इन्वेंट्री को लेकर के और ट्रेड रिसीवेबल को लेकर कोई डिटेल नहीं है, तो ये बुक वैल्यू में ही लिया जाएगा 27,000 और 22,500 रुपये में। जो लायबिलिटीज़ लिए जाएंगे उसमें एक ही लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ आपका है 54,000 का। और फिर हम लोग लिखेंगे टू, जो पीसी वाला अमाउंट है उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू ए कंपनी अकाउंट। और अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, देखिए कंपनी को पे किया गया है, देखो जी कंपनी को पे किया गया है 15,000 शेयर्स, है ना, इंटू ₹7.50।
यानी 15,000 शेयर जो कि 10-10 रुपये वाला है, लेकिन 7.5 रुपये ही पेड अप है कंपनी का उस समय, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है 1,12,500। तो एक तरह से पीसी अगर देखा जाए परचेज कंसिडरेशन तो 1,12,500 होता है। यही अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे 1,12,500। ये हो गया आपका पहला एंट्री। उसके बाद अब ये पीसी वाला जो अमाउंट है, अब हम लोग पे करने का जो है एंट्री करेंगे। तो ए कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग पेमेंट करेंगे 1,12,500 रुपये का पहले हम लोगों ने ड्यू किया था। देखिए ये कंपनी को क्रेडिट किया था और अब हम लोग डेबिट करेंगे, उसको पे करेंगे। डेबिट द रिसीवर 1,12,500 का हम लोगों ने शेयर कैपिटल उसको इशू कर दिया है और ऐसे हम लोगों ने पीसी का पेमेंट कर दिया। इसके बाद अब हम लोग जो है, जब हम लोग को शेयर कैपिटल का पैसा 2.5 रुपया करके जो 15,000 शेयर पर जो है पैसा जब रिसीव होगा, तो बाद में था ना पॉइंट 4 में पैसा रिसीव हो जा रहा है आगे चल करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका 15,000 इंटू 2.5 रुपया, ये 37,500 रुपया रिसीव कर लिया है कंपनी ने। चलो, इसके बाद फिर हम लोग अब एक जो बात कहा था कंपनी में कि जो ट्रेड पेबल्स है उसको पेमेंट कर दिया है न्यू कंपनी। कैसे किया गया है देखिए, ट्रेड पेबल्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो डेबिट आइटम होता है। जब पेमेंट करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी ने क्या किया, इसको बदले में पेमेंट कर दिया है टू कैश अकाउंट। कैश लिखे, बैंक लिखे, टू बैंक लिखते हैं, चलो टू बैंक अकाउंट और टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। ये ट्रेड पेबल्स आपका 54,000 का है और इसको पेमेंट किया गया है कैश में 27,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 27 का हम लोगों ने डिवेंचर इशू कर दिया। इतना ही एंट्री जो है हम लोग को ये न्यू कंपनी के बुक में जो है करना है। अब आते हैं हम लोग ओल्ड कंपनी के बुक में। आइए, यहाँ क्या क्या एंट्री करना है। तो ओल्ड कंपनी जो है ये, यानी ए कंपनी जो है, ए लिमिटेड कंपनी, ये अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का रियलाइजेशन करेगी। तो सबसे पहले सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का एंट्री होगा। उसके बाद सारे लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का एंट्री होगा। तीसरा एंट्री होगा परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री। चौथा एंट्री होगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट का जो रिसिप्ट एंट्री। और फिर उसके बाद पांचवा एंट्री होगा ये पीसी का अमाउंट जो रिसीव किया गया है, ये हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करेंगे। साथ ही साथ उसी के साथ हम लोग शेयर कैपिटल भी ट्रांसफर कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर हमारे कंपनी में अगर किसी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, पीएल में अगर लॉस हो तो, पीएल सस्पेंस अगर कोई हो तो, इस तरह सारे एक्सपेंसेस को भी जो है हम लोग अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट आए या लॉस आए हम लोग अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सारे के लिए एक एक एंट्री पास करना होगा। आइए, सबसे पहले एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एसेट्स डेबिट आइटम होता है, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है आपका गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्री, और फिर है आपका ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। चलो जी, अमाउंट इनका है 15,585,000, 15,585,000। अच्छा, इसमें जो है सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र किए जाएंगे।
ये आपका जो न्यू कंपनी जो है वो किस अमाउंट में, किस वैल्यू में टेक ओवर किया एसेट्स लायबिलिटीज़ को, इससे कोई मतलब नहीं है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है ये बुक वैल्यू में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो 85,000 प्लांट एंड मशीनरी का फिर आपका हो गया 40, फिर 27,000, 22,500। चलो जी, टोटल करेंगे तो 1,90,000, 1,90,000 का वैल्यू के साथ सारे एसेट्स को हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ बाय नेचर क्रेडिट होता है, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर एक ही लायबिलिटीज़ है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है इसका 54,000। चलो, इसके बाद पीसी का हम लोग अब ड्यू एंट्री करेंगे। पीसी हमारा 1,12,500 हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था। तो ये नाम इसका है न्यू कंपनी अकाउंट, तो फिर हो जाएगा न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट हो जाएगा आपका 1,12,500, 1,12,500 से ये आपका ड्यू एंट्री हो गया। इसके बाद ये अमाउंट रिसीव होगा, तो शेयर्स के फॉर्म में, तो फिर शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। ₹1,12,500 का शेयर्स रिसीव कर लिया गया एज अ पीसी। इस शेयर्स को जो रिसीव किया है हम लोगों ने, ये 1,12,500 का शेयर, ये हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। शेयर्स जब आया है तो डेबिट हुआ है, ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर्स को तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट करेंगे इसको, शेयर होल्डर्स को ये मिलने जा रहा है, डेबिट द रिसीवर्स, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। यही 1,12,500 का जो शेयर मिला है ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जी, देखिए एसेट्स जो है 1,90,000 रुपये का ये है एसेट्स, ठीक है, और लेस कर देते हैं हम लोग लाइबिलिटीज़ है 54,000 का, ठीक है, 54 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000, 136,000 ये हो जाएगा। और पीसी हम लोग को मिल रहा है लेस पीसी परचेज कंसिडरेशन, ये 1,12,500 तो कमी मिल रहा है, डिफरेंस निकालेंगे 23,500, ये 23,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को फिर से देखिए, एसेट्स हम लोगों ने, हमारा जो एसेट्स है 1,90,000 का, इसमें से लायबिलिटीज इतना होता है तो 1,36,000, जिसको हम लोग नेट एसेट्स बोलते हैं, नेट एसेट्स। तो 1,36,000 हमारा वैल्यू हो गया नेट एसेट्स, इतना हम लोग को मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को मिला है कितना पैसा, 1,12,500, तो लॉस कितने का हो गया जी, 23,000 का, 500 का। तो ये 23,500 हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ई के बाद एफ, तो इसके लिए हम लोग को एक एंट्री करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being the loss on realization account transfer to shareholders 23,500। चलो, इसके बाद अब हमारे बैलेंस शीट में अगर जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर हमारा अगर कोई अगर प्रॉफिट हो, पहले से रिजर्व अगर हो, शेयर कैपिटल हो, है ना, इन सबको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स अकाउंट में। देखते हैं, आइए क्या क्या है। पहले तो शेयर कैपिटल है,
शेयर कैपिटल है 1,50,000 का, तो फिर शेयर कैपिटल जो है ये होता है क्रेडिट आइटम। जब हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये 1,50,000 रुपये का शेयर है, ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने अपने शेयर कैपिटल को, शेयर होल्डर्स को। रिजर्व वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन एक लॉस है। लॉस कंपनी में दिख रहा है 14,000 रुपये का, जो हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो पीएल का जो लॉस है वो बाय नेचर लॉस तो डेबिट आइटम होता है, जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है बिजनेस का 14,000, ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग शेयर होल्डर्स अकाउंट में। बस यही सारा एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलो जी, आइए अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बनाना है, या ये कह रहे हैं कि न्यू कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका बैलेंस शीट बनाना होगा। तो न्यू कंपनी का जो एसेट्स लायबिलिटीज होगा, जिस वैल्यू में होगा, जिस वैल्यू में इसने टेक ओवर किया है उस वैल्यू में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, जिसमें कि आपका कितना है जी, ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगा पहले तो, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कि आपका है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये तो आपका है 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 1,50,000 रुपये का जो है ये आपका हो गया इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इसके बाद अब हम लोग को करना है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में आएगा आपका 5% डिवेंचर्स। याद कीजिए ये वो डिवेंचर्स है जो हम लोगों ने इशू किया था, जो न्यू कंपनी ने इशू किया था ओल्ड कंपनी के हाफ ऑफ द ट्रेड पेबल्स, यानी 27,000 रुपये का जो पेमेंट करने के लिए जो डिवेंचर इशू किया था, ये वही वाला डिवेंचर है 27,000, क्योंकि पहले वाले कंपनी में तो डिवेंचर था ही नहीं। टोटल करेंगे 1,27,000, सॉरी 1,77,000। चलो जी, अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। आइए एसेट साइड में सबसे पहले तो आपका नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर में फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये 85,000 का है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का था, लेकिन 32,000 में जो है ये न्यू कंपनी ने टेक ओवर किया है 20% कम में, तो वही वैल्यू हम लोग लिखेंगे। करेंट एसेट्स,
इंटेंजिबल एसेट्स में जो आपका एक था गुडविल, वो तो ख़त्म ही हो गया है, एलिमिनेट कर दिया गया था, वो नहीं आएगा नए बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो जी, तो इन्वेंट्रीज जो है ये आपका है 27,000 रुपये का, 22,500 रुपये का ये हो गया आपका ट्रेड पे रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पहले से था नहीं, लेकिन 37,500 का जो है, देखिए 37,500 का जो कैश जो रिसीव हुआ है, वो हमारे शेयर होल्डर्स ने जब कैश पेमेंट किया 2.5 रुपया करके, ये कहाँ से आया है, ये आपका आ गया है 15,000 शेयर्स से 2.5 रुपया करके, यहाँ से ये अमाउंट आपका आया है 37,500। लेकिन पेमेंट जो हम लोगों ने कर दिया 27,000 रुपये का, वो ओल्ड कंपनीज के ट्रेड पेबल्स, हाफ ऑफ द ट्रेड पेबल्स को हम लोगों ने जो पे किया 27,000, तो वो चला गया। तो 37,500 में 27 चला गया, तो ये बचेगा आपका 10,500 रुपये का। टोटल करेंगे तो 1,77,000, दोनों साइड का टोटल 1,77,000। चलो जी, तो ये आपका क्वेश्चन फिर तो कंप्लीट हो गया। न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी दोनों के खाते में हम लोगों ने जनरल एंट्री कर लिया है, बैलेंस शीट भी बना लिया है, सारा काम कर लिया है, क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, इसको आप स्कैन कर लें। गूगल ड्राइव में अगर आप इसको डालते हैं तो वहाँ से आपको ये आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो है ये पूरा PDF के फॉर्म में आ जाएगा। चलो, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ नया इसमें होता नहीं है, चीज़ें एक तरह की हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है अमालगमेशन में। तो और 1-2 लेक्चर्स होने हैं और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।